हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप इनटू फिजिक्स में। मेरा नाम है परवीन कुमार और आज हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सबसे पहले समझा था या फिर कहें कि इसको ड्राइव किया था आइजैक न्यूटन ने 17वीं सेंचुरी में। ये उस समय की एक बहुत बड़ी खोज थी। इस खोज से मानव जाति को पहली बार ये पता लगा जो अंतरिक्ष में जो ग्रह सूर्य की ओर इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो चांद पृथ्वी की इर्द गिर्द घूम रहा है, ये किसी नियम की वजह से घूम रहे हैं। ये रैंडमली या अपनी मर्जी से नहीं घूम रहे, इनके पीछे कुछ मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। तो ये हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जाना। तो क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? आप कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसको उस तरह से बांध लीजिए, किसी भी धागे से, किसी भी रस्सी से, और उसको उस तरह से रोटेट कीजिए। ये एक सर्कुलर मोशन है। इस जो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट हुई थ्रू आउट द मोशन तो ये कहलाएगा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लीजिए बॉल जो है इस तरह से सर्कुलर पाथ में ये मोशन में है, तो ये बॉल ऐसे नहीं है कहीं स्पीड तेज हुई कहीं धीरे हो गई, कहीं तेज हुई कहीं धीरे हो गई। इसकी स्पीड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट follow a circular path at constant speed, the motion of the object is called circular motion। तो ये बॉल है और ये इस तरह से रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन में, और इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ये मोशन जो है 2 डायमेंशनल मोशन होता है। ये 2 डायमेंशनल। टू डायमेंशन से मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट्स में ले लूं इस तरह से, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मान लीजिए ये बॉल इस तरह से घूम रही है और मान लीजिए टाइम t1 पे ही बॉल की पोजीशन ये है, ठीक है। ये है पोजीशन r1 t1 टाइम पे, ठीक है। अब ये घूमते 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 बॉल यहां पे आ गई, तो ये पोजीशन हो गई t2 टाइम पे पोजीशन है इसकी, ठीक है। ये t2 टाइम पे पोजीशन है इसकी, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट पोजीशन मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट है, पहले मान लीजिए x1 थे, y1 था, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, मतलब टाइम के साथ साथ इसके कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं। इसके x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ है जो कि x2 हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ है जो कि y1 से y2 हो गया। इसलिए ये क्या है? एक 2 डायमेंशनल मोशन है। अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्या है? एक 2 डायमेंशनल मोशन है। ये भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है इसके हर पॉइंट पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी लग रहा है अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, जो तभी मैंने माइनस यहां पे माइनस जी लिया है, ठीक है। हर पॉइंट पे नेगेटिव
हर पॉइंट पे नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी लग रहा है अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या है, -g। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो इक्वेशन यूज की थी, जब इसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को ड्राइव किया था, तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज की थी। बट ये इक्वेशंस हम यहां पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरह से रोटेट कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को, तो ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन ये जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और इसके हर पॉइंट पे ये कांस्टेंट g लग रहा है, कांस्टेंट। तो इसलिए हमने ये इक्वेशन यूज की थी, और यहां पे हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे हमें एक्सेलरेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और दिस इक्वेशन ओनली फॉर, ये जो इक्वेशन है ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होती है। ये इक्वेशन ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होती है, ठीक है। और यहां पे हमें एक्सेलरेशन का कुछ पता नहीं, हमें बस ये पता है कि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड, स्पीड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट या फिर एट एवरी इंस्टेंट। मान लीजिए इस बॉल की जो स्पीड है ये है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब ये बॉल घूम के यहां पे आएगी तब भी इसकी स्पीड क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये बॉल घूम के यहां पे आएगी तब भी इसकी स्पीड क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये बॉल घूम के यहां पे आएगी तब भी इसकी स्पीड क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी। तो वेलोसिटी के लिए पहले हमें पता लगाना होगा डायरेक्शन। देखिए जब ये बॉल इस तरह से घूम रही है और ये बॉल यहां पे आई, मैं पूछता हूं इस पॉइंट पे इस बॉल का डायरेक्शन क्या है। तो आपने पिछले लेक्चर में मेरे पढ़ा है, इसका डायरेक्शन पाथ के टेंजेंशियली है। इसका डायरेक्शन पाथ के टेंजेंशियली है, मतलब ये डायरेक्शन ये है, अगर ये है ना 90 डिग्री बनाएगा ये, क्योंकि टेंजेंट है, ठीक है। तो यहां पे इस बॉल का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंटली है, ठीक है। यहां पे क्या डायरेक्शन होगा, टेंजेंटली होगा। यहां पे क्या डायरेक्शन होगा, टेंजेंटली होगा, ठीक है। और मान लीजिए बॉल घूम के यहां पे आ जाती है तो यहां पे क्या डायरेक्शन होगा, टेंजेंशियली होगा। चलिए मतलब डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है। या फिर वेलोसिटी इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट या फिर एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि देखें अब डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी को चेंज कौन कर रहा है, वेलोसिटी को चेंज ऑफ कोर्स कोई फोर्स कर रहा होगा, वेलोसिटी को चेंज ऑफ कोर्स कोई फोर्स कर रहा होगा। अब कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब यहां पे एक्सेलरेशन भी है, और जब हम इसका ड्राइवेशन करेंगे तो हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना है और कहां पर है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो अभी तो हमें यह पता चला वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है,
अच्छा जी, चलिए मैं पूछता हूं t1 टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर जो है हमने मान लिया ये है हमारा, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर है t1 टाइम पे। फिर बॉल घूम के यहां पे आई और जो ये है हमारा वेलोसिटी वेक्टर t2 टाइम पे, ठीक है। तो अब जो भी ये वेलोसिटी वेक्टर आप देख रहे हो, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर आप देख रहे हो, तो आप देखोगे कि इनकी लेंथ जो है, ये लेंथ इनकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट होगी। इनकी लेंथ कांस्टेंट क्यों होगी? लेंथ कांस्टेंट इसलिए होगी क्योंकि लेंथ ऑफ वेक्टर प्रोपोर्शनल होता है किसके? मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, मैंने बताया ना, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेक्टर की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए मैं स्पीड कर देता हूं उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, मैं 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर देता हूं, तब क्या होगा? तब इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, है ना, हर जगह ये डबल हो जाएगी लेंथ। ये देखिए ये डबल हो गई, ये डबल हो गई, ठीक है, ये डबल हो गई, ठीक है। यही तो वेक्टर का कंसेप्ट है, यही वेक्टर का कंसेप्ट है। और जब हम इसको ड्राइव करेंगे ना सर्कुलर मोशन को, तो हमें यही कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आइजैक न्यूटन ने सर्कुलर मोशन को ड्राइव किया था, उस वक्त वेक्टर मैथमेटिक्स डेवलप नहीं थी। लेकिन हाँ, आइजैक न्यूटन को इस बात का अंदाजा था कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन मैटर करता है, और उनको ऐड करने का तरीका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है जो हमने वेक्टर में पढ़ा, ठीक है। तो न्यूटन ने बेसिकली जो हेल्प ली थी वो ली थी कैलकुलस की और ज्योमेट्री की, या फिर यूक्लिड ज्योमेट्री जो आपने 9th-10th में पढ़ी है, इसकी हेल्प ली थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम जब इसको ड्राइव करेंगे तो वेक्टर की भी हेल्प लेंगे, और कैलकुलस भी समझाऊंगा मैं आपको, और ज्योमेट्री भी समझाऊंगा, ठीक है। तो उसको ड्राइव करने से पहले कुछ 1-2 बातें आप और समझ लीजिए, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा इसका ड्राइवेशन, और आप उसको भूल भी नहीं सकते, मतलब ऐसे समझ में आ जाएगा। 1-2 बात कुछ और समझ लीजिए इसकी। पहली बात, मान लीजिए बॉल घूमते घूमते इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है, और ये बॉल घूमते घूमते जब यहां पे आ गई इस तरह से, ठीक है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर होगा इस तरह से, है ना, टेंजेंशियली, ठीक है, और यहां पे होगा इस तरह, ठीक है, लेंथ बराबर होगी, ठीक है। तो मैं पूछता हूं आपसे, ये होगा टाइम t1 पे, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, ये होगा टाइम t2 पे वेलोसिटी वेक्टर। मैं पूछता हूं आपसे, इन दो वेलोसिटी वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा? इस वाले वेलोसिटी वेक्टर में और इस वाले जो t2 टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टरों के बीच में क्या एंगल होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, इस वेक्टर को उठा के यहां पे ले जाओ आप, और ये एंगल कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है, ऐसे कर सकते है ना, क्योंकि ये वेक्टर जो है फ्री वेक्टर होते हैं, इसको हम मूव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बस एक शर्त है, ये इसके पैरेलल ही कर सकते हैं, ये पैरेलल यहाँ रख सकते हैं, इसको पैरेलल यहाँ रख सकते हैं, इसको पैरेलल यहाँ ले जा सकते हैं आप इसको, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते इसको, हम उसको उठा के आप ऐसे नहीं रख सकते, इसको उठा के आप पैरेलल ही रख सकते हैं इस तरह से। तो उसको आपने उठाया और पैरेलल, इस वेक्टर के पैरेलल आप इसको यहाँ ऐसे रख सकते हैं और एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है, आप क्या कीजिए, इसको कंस्ट्रक्शन कीजिए, इस तरह से बढ़ा लीजिए, ठीक है,
और इसको इस तरह से बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब जो इन दो वेक्टर के बीच में एंगल है वो यही तो है ना। अब ये हमें कैलकुलेट करना है जो कि हमारे डेरिवेशन में काम आएगा। अच्छा जी, देखिए अब ये P पॉइंट है, मान लीजिए Q पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये S पॉइंट है, तो ये क्वाड्रिलेटर बन गया ना, ये OPSQ क्या बन गया, क्वाड्रिलेटर, ठीक है। और ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट लाइन है। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो मान लीजिए ये एंगल अगर टीटा है और ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो टीटा प्लस कितने, टीटा प्लस अल्फा क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। और मान लीजिए ये एंगल है बीटा, जो हमें फाइंड करना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल जो है मान लीजिए बीटा है, तो टीटा प्लस सॉरी बीटा प्लस अल्फा भी क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, टीटा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो यानी कि ये एंगल टीटा है तो ये एंगल भी टीटा होगा। मतलब कहीं भी किसी भी दो वेक्टर के बीच में आप एंगल फाइंड करेंगे तो वो जो ये रेडियस एंगल बना रहे होंगे वही एंगल होंगे, ठीक है। ये बात हमारे डेरिवेशन में काम आएगी। एक बात और है, फिर हम डेरिवेशन करते हैं। देखिए ये एक बॉल है, ठीक है, और ये इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो यहां से बॉल ने रोटेट करना स्टार्ट करा, तो यहां से हमने जो है अपनी जो स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट करी। यहां पे टाइम क्या था, 0 था। जब बॉल घूमते 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 यहां पे आई तो टाइम क्या हो गया, टाइम t1 हो गया 0.20 सेकेंड, ठीक है। और बॉल घूमते 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 फिर यहां इस पॉइंट पे आ गई, बॉल Q पॉइंट पे आ गई। मान लीजिए ये Q पॉइंट है, बॉल यहां पे आ गई, ठीक है, Q पॉइंट पे। और यहां पे जो टाइम t2 आया वो आया 0.30 सेकेंड, ठीक है, समझे आप। यहां से हमने बॉल घुमाना स्टार्ट करा, बॉल घूमते घूमते 0.20 सेकेंड पे यहां पे आई, 22 सेकेंड पे, और 0.30 सेकेंड पे यहां पे आ गई बॉल Q पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी स्पीड क्या है, तो सिंपल आप ये कर दोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा हमारा आर्क PQ, मतलब ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये आर्क अपॉन टाइम कितना है हमारा, टाइम है t2 माइनस t1, यानी कि आर्क PQ डिवाइडेड बाई डेल टी। डेल टी कितना आएगा, t2 माइनस t1 क्या है, t2 माइनस t1 हो जाएगा 0.30 माइनस 0.20, यानी कि 0.10, अच्छा जी, डेल टी। आप समझते जाइए बस, फिर देखिए डेरिवेशन कितना आसान हो जाएगा। डेल टी कितना आ गया, 0.10, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है, स्पीड है, ये है स्पीड, ठीक है। मान लीजिए इसकी स्पीड जो ये बॉल रोटेट कर रही है, मान लीजिए कर रही है 3 मीटर पर सेकंड से कर रही है, मान लीजिए, ठीक है। तो स्पीड क्या आएगी यहां पे, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अच्छा जी, यही वाला केस है, पर अब हम क्या लेंगे, डेल टी। हम इस वाले केस में डेल टी थोड़ा सा छोटा लेंगे, डेल टी थोड़ा सा छोटा लेंगे, समझिए आप। तो वो सेम केस है ये। तो बॉल ने यहां से घूमना स्टार्ट करा, t0 था, घूमते घूमते यहां पे आपने देखा था p1 पे टाइम क्या था, t1 था 0.20 सेकेंड, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जो Q पॉइंट है थोड़ा सा हमने यहां ले लिया, Q ये है हमारा, ठीक है, ये। और यहां पे t2 क्या है, यहां पे मान लीजिए 0.25 सेकेंड है, ठीक है ना। तो यहां पे स्पीड क्या होगी, यानी कि ये वाला आर्क
आर्क पी क्यू अपॉन T2 माइनस T1, यानी कि आर्क पी क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी, और T2 माइनस T1 कितना है, T2 माइनस T1 है 0.25 माइनस 0.20, यानी कि 0.05 सेकेंड, है ना। डेल टी हमने यहाँ पे 0.10 था, यहाँ पे 0.05 है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी आर्क पी क्यू डिवाइडेड बाई 0.05, ठीक है। मतलब आर्क भी कम हुआ, टाइम भी कम हुआ, तो ये क्या है, ये भी आएगा 3 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। अब यहां पे डेल टी और छोटा लेंगे, डेल टी हमने और छोटा ले लिया, ठीक है। तो ये बॉल हमने यहां से घूमना स्टार्ट की, यहां से स्टार्ट हुई बॉल, घूमते 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 यहां पे आई, कितने टाइम पे आई थी, T1 पे 0.20 सेकेंड पे, और फिर हम अब डेल टी थोड़ा सा और छोटा लेंगे, ये हमने यहां ले लिया, ये क्यू पॉइंट पे बॉल पहुंच गई, यहाँ T2 टाइम, ये क्यू पोजीशन है, क्यू उसको राइट से लिखता हूं, क्यू पे बॉल पहुंच गई, और यहां पे टाइम क्या है, T2 मान लीजिए 0.21 सेकेंड है, ठीक है। तो डेल टी कितना आ गया हमारा, T2 माइनस T1, यानी कि डेल टी आ गया 0.21 माइनस 0.20, यानी कि 0.01, बहुत कम है। तो आर्क भी कितना छोटा हो गया, देख लीजिए आप, आर्क भी कितना छोटा हो गया, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस भी कम और टाइम भी कम, यानी कि पी क्यू आर्क पी क्यू डिवाइडेड बाई 0.01 सेकेंड, यहाँ भी आएगा 3 मीटर पर सेकेंड, देख रहे ना। इसी का मतलब है कि स्पीड जो है कांस्टेंट है। अच्छा जी, समझ में आ गया आपके। अब एक बात समझिए जो हमारे डेरिवेशन में काम आएगी, अब ये कोड देखिए, ये वाला कोड पी क्यू लेस देन आर्क पी क्यू, है ना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। जो ये कोड है, जो ये लेंथ है, ये छोटा होगा आर्क से, ठीक है, ये आर्क हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन, तो उसका मतलब कॉड पी क्यू छोटा है, आर्क पी क्यू बड़ा है, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी आप देखिए, कॉड पी क्यू जो है छोटा है आर्क पी क्यू से, ठीक है। यहां पे भी देखिए, यहां पे एक बात देखिए, यहां ध्यान से देखिए, यहां पे अगर मैं कोड को ड्रॉ करूंगा, ये देखिए, ये मैंने कोड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कोड जो पी क्यू है ना, वो ऑलमोस्ट बराबर ही है अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि डेल टी जो है हमने बहुत छोटा लिया है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत छोटा है, तो यहां पे हम अप्रोक्सीमेटली बराबर ही लिख देंगे आर्क पी क्यू से। अब मान लीजिए इस केस में अगर हम क्या करते हैं, डेल टी को मैं बहुत छोटा लेता हूं, डेल टी को मैं बहुत छोटा लेता हूं, डेल टी मैं ले लेता हूं, जैसे कि यहां पे डेल टी क्या आया था, यहां पे डेल टी आया था 0.10, यहां पे डेल टी आया था 0.05, यहां पे डेल टी आया था 0.01। अब मैं यहां पे डेल टी ले लेता हूं 0.0000000000 इनफाइनाइट जीरो लगाता हूं, 1 लिख लेता हूं, यानी कि डेल टी क्या है, टेंड्स टू 0 है। तो उसका मतलब क्या हो गया, मतलब कोड बराबर हो जाएगा आर्क के, जब डेल टी टेंड्स टू 0 होगा। तो यही कंसेप्ट हमारे काम आएगा सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन को समझने में। चलिए अब जल्दी से इसका डायरेक्शन करते हैं, चलिए इसका डायरेक्शन समझते हैं। अब मान लीजिए बॉल जो है सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, इसको पहले कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं पहले तो, सबसे पहले, और कोऑर्डिनेट हम लेंगे सेंटर से होता हुआ, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लीजिए बॉल जो है इस तरह से रोटेट कर रही है, और जब टाइम t1 था तो उसकी पोजीशन थी, ये इसकी पोजीशन थी r
T1 पोजीशन, मतलब इसके पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट क्या है इसकी, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। और T2 टाइम पे बॉल जो है यहाँ पहुँच गई, यहाँ मान लीजिए। तब इसकी पोजीशन क्या हुई, ये हो गई इसकी पोजीशन, ठीक है, T2 टाइम पे, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे, जो हम इस पॉइंट से स्टडी कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट से, O से, ओरिजिन से, ठीक है। तो ये रेडियस ही एक तरह से, ये इस पॉइंट से सेम दूरी पे यहाँ पे है ना, रेडियस है। चलिए समझते हैं आगे। तो और T1 टाइम पे वेलोसिटी क्या है, T1 टाइम पे वेलोसिटी है, मान लीजिए ये वेलोसिटी, ये टेंजेंशियली होगी ना, ये है हमारा वेलोसिटी वेक्टर T1 टाइम पे। जब बॉल घूम के यहाँ पे आई तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी होगी इसके टेंजेंशियली ये, ठीक है। और ये क्या है हमारा वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम T2 टाइम पे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है बस। T1 टाइम पे ये वेलोसिटी है, T2 टाइम पे ये वेलोसिटी है, ये मैंने वेक्टर बना दिया ये, और दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, क्योंकि स्पीड सेम है। तो हमें बस यहाँ पे ये पता है, हमें बस क्या पता है, हमें बस ये पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का जो है किसी भी टाइम पे कांस्टेंट है, हमें बस यही पता है, हमें बस ये पता है कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब देखिए इंटरवल T1 से लेके इंटरवल T2 तक, T1 से लेके इंटरवल T2 तक वेलोसिटी पहले थी ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई ऐसे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी ये थी, बीच में तो काफी स्पीड चेंज होगी, ऐसे भी होगी, इससे भी, लेकिन हम इनिशियल लेंगे और फाइनल लेंगे। वेलोसिटी चेंज हो गई तो कितना एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन यही तो था, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में, तो निकाल लेते हैं हम एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी होगी v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और कितने टाइम में चेंज हुई है ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी चेंज हुई है T2 माइनस T1 टाइम में, यही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है ये, लेकिन ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है, क्या है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपने अपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ये इंटरवल लिया है हमने, हम ये नहीं कह रहे कि इस इंस्टेंट पे या फिर इस पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन है, वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन। अच्छा जी, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, तो ये माइनस होके मान लीजिए आ जाएगा डेल V वेक्टर अपॉन डेल T, तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है। अब एवरेज एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे कैसे दिखाएं, एवरेज एक्सेलरेशन को यहाँ से, अब यहाँ पे तो हम दिखा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो क्या करते हैं, इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ ले आते हैं, ये देखिए मैंने पैरेलल उठाना है आपको, ये खिसकेगा तो पैरेलल ही खिसकेगा, तो ये इसको ऐसे खिंचाया और यहाँ से हम यहाँ ले गए इसको, ठीक है, इस तरह से, तो ये ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा VT1 वेक्टर, ठीक है। अब इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दो पैरेलल, ऐसे गए ऐसे ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है VT2 टाइम पे, ठीक है। और हाँ, जो हमने समझा था, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, जो कि बाद में काम आएगा, अभी समझिए बस आप, ठीक है। अब देखिए अगर मैं डेल टी जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा कर दूं, जो ये डेल टी है, मैं डेल टी है इसको मैं बहुत छोटा कर दूं, इजिकल टू 0.00000 इनफाइनाइट जीरो लगा के 1 कर दूं, इस तरह से बहुत छोटा ले लूं डेल टी, तो हमारा जो ये एवरेज एक्सीलरेशन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, या फिर कहें एक्सीलरेशन बन जाएगा। मतलब इसको इस तरह से ना लिख के इस तरह से लिखते हैं, डेल्ट
टी टेंड्स टू, मैं लिख ही देता हूं, यदि डैश टी टेंड्स टू 0 होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर सिंपल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं हम यहां पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट डेल्टा टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी, ये क्या बन जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। अब ये इस, क्योंकि ये देखिए ना डेल्टा से हमने बहुत छोटा करा तो ये जो पोजीशन है ये यहाँ पे आ जाएगी एकदम पास में, जैसे हमने पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये से इस पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन है, यानी इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q। ठीक है, जैसे डेल टी टेंड्स टू 0 होगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये होगा। और इसी को लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, dv टेंड्स टू dt। ठीक है, ये मैंने आपको बता तो दिया। ठीक है, ये है एक्सेलरेशन, और ये आपने पहले भी समझ रखा है इस बारे में, इसका ये मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन हमें यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर गिवन ही नहीं है ना, हमें तो बस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड गिवन है, हमें तो बस ये गिवन है, हमें तो ये वेलोसिटी वेक्टर गिवन ही नहीं है। अगर देखिए, अगर वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से गिवन होता, वी टी वेक्टर इज इक्वल टू कुछ इक्वेशन होती है यहाँ पे इस तरह से, तो सिंपल हम इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम और हमें एक्सेलरेशन मिल जाता। बट यहां पे तो हमें ये नॉट गिवन है, ये इक्वेशन हमें गिवन ही नहीं है, नॉट गिवन, हमें तो बस ये मैग्नीट्यूड पता है। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, अब ज्योमेट्री से काम करना पड़ेगा भाई, अब ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी हमें। चलिए यूज करते हैं ज्योमेट्री। और हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, डेल वी जो है ये, इसको हम यहां पे कैसे दिखाएंगे, डेल वी जो है, वी जो हमने ये लिखा है, ये जो है वेक्टर, ये वाला, यही क्या है, यही डेल वी वेक्टर है। और ये कहां से आया, ये आया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आया। ठीक है, और ये जो है, ये है डेल आर। ठीक है, ये भी कहां से आया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आया। ठीक है, अब ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं सी जी एच। ट्रायंगल ओ पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल सी जी एच के। क्यू सिमिलर है, बहुत सिंपल है, ये भी क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी लेंथ सेम है ना इस लेंथ से। और ये भी क्या है, ये भी आइसोस्केल ट्रायंगल है, रेडियस है। दो आइसोस्केल ट्रायंगल का अगर एक एंगल भी बराबर होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिंपल है ये। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। चलिए ठीक है, अब हम इसकी वाली साइड लेते हैं डेल वी, और ये वाली साइड लेते हैं, हाँ मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड लेंगे, हमें लेंथ से मतलब है, हमें लेंथ से मतलब है, और ये वाली लेंथ लेंगे, यानी कि वेलोसिटी, इस वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर किसके होगा, ये प्रोपोर्शनल है इसके, यानी कि डेल आर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, लेंथ से मतलब है। और ये वी टी वन प्रोपोर्शनल है इसके, आर
t1। ठीक है, ये सब मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ है, क्योंकि हमें यही गिवन है। हमें गिवन क्या है, यही गिवन है। ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसको सिंपल हम लिख लेते हैं, विदाउट मॉडुलस लिख लेते हैं इसको। ठीक है, वी t1 बराबर है डेल आर t1 के। ठीक है, एक बात और, आर t1 का जो मैग्नीट्यूड है बराबर होगा r2 के मैग्नीट्यूड, क्योंकि रेडियस है ना ये, और ये किसके बराबर होगा, रेडियस के। ये r क्या है, रेडियस। ठीक है, तो यहां पे मैं इसकी जगह मैं r भी लिख सकता हूं, क्योंकि रेडियस ही है ना ये। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में लिख लेंगे, और इसको मैं सिंपल v भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये इस तरह से ये वाला वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में मैं v लिख दूंगा इसको। ठीक है जी, अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको यहां भेज देंगे, डेल v इज इक्वल टू डेल r मल्टीप्लाई v t1 अपॉन r t1। अच्छा जी, अब तो ये डेल v जो है, चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, कितने टाइम में चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है डेल टी टाइम में। डेल टी टाइम में चेंज हुआ है ना ये, t2 माइनस t1 में। अगर हम इसे डेल टी से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, डेल आर अपॉन डेल टी। दोनों तरफ करेंगे ना, डेल टी भी इधर, इधर भी डेल टी, और वी t1 डिवाइड बाई आर t1। यही क्या है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, और इसको डेल टी को हम बहुत छोटा कर देंगे, डेल टी टेंड टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, डेल वी डेल टी। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको डेल टी टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, और लिमिट लगा के इस तरह से, तो इज इक्वल टू हो जाएगा डेल, यहां भी लिमिट लगाएंगे, लिमिट है ना, इज इक्वल टू के दोनों तरफ करेंगे ना, और डेल आर अपॉन डेल टी। ठीक है, इसको सिंपल हम v ले लेते हैं आप। ठीक है, इसको सिंपल v ले लेते हैं, जनरल केस ले लेते हैं, जनरल। ठीक है, और r, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा डी वी अपॉन डी टी है, इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा डी आर अपॉन डी टी वी अपॉन आर। और ये क्या है हमारा, ये देखिए, ये हमारा एक्सेलरेशन तो है, ये हमारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, यानी कि, और ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन टी टी टी। ये क्या होगा, देखिए मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, डी आर एक तरह से क्या है, ये कोड है ना, ये कोड। और जब डेल टी टेंड्स टू 0 होगा, जब डेल टी टेंड्स टू 0 होगा, तो जो ये कोड है ये आर के बराबर हो जाएगा ना, तब ये कोड क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। कब, डेल टी टेंड्स टू 0 होने पर कोड जो है आर के बराबर हो जाएगा, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं आ गया, यही तो कोड डिवाइडेड बाय, सॉरी, आर्क डिवाइडेड बाय डेल टी, क्या है ये, स्पीड है ना ये, तो यही तो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v मल्टीप्लाई v अपॉन r, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, v स्क्वायर अपॉन r। दैट्स इट, ये क्या है, रेडियस। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता चल गया कि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, हर पॉइंट पे v स्क्वायर अपॉन r, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, v स्क्वायर अपॉन r, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या है, v स्क्वायर अपॉन r, हर पॉइंट पे है।
अब सवाल उठता है डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का। ये तो मिल गया हमें मैग्नीट्यूड, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, v²/r। पर एक्सेलरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो उसका जवाब मिलेगा हमें इस फिगर से। देखिए वो ज्योमेट्री तो मैं यहां प्रूफ नहीं करूंगा, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो डेल v है, ये डेल v जो है, ये हमेशा जो है डेल r के परपेंडिकुलर होगा। डेल v परपेंडिकुलर होगा डेल r के, ये डेल v जो है परपेंडिकुलर होगा डेल r के। अब देखिए मैं डेल t, अब डेल टी मैं छोटा करता जा रहा हूं, डेल टी को क्या करता जा रहा हूं, छोटा करता जा रहा हूं, तो ये इधर आता जाएगा, तो अब फिर ये डेल टी इधर हो जाएगा, बॉल इधर आ जाएगी, है ना। तो हमारा डेल वी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, देख समझते रहिए। फिर मैं इसको और पास लिया, डेल टी को और छोटा कर दिया, डेल टी को मैंने और छोटा कर दिया, तो ये देख रहे हैं आप, इसके परपेंडिकुलर होगा डेल वी, ये है डेल वी परपेंडिकुलर होगा। अब मैंने डेल टी जो है ना टेंड्स टू 0 कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, तो ये देखिए बॉल, ये जो बॉल है यहाँ एकदम पास रहेगी, ये देखिए, तो ये जो हमें ये जो डेल वी है ये परपेंडिकुलर होगा ना इसकी, यानी ये सेंटर की तरफ जाएगा इस तरह से। इसको थोड़ा सा आप सोचिए, थिंक, यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचिए इसको। तो मतलब जब डेल टी टेंड्स टू 0 होगा तो डेल वी का जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स सेंटर होगा, डेल वी का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगा, ठीक है। और जब डेल वी का डायरेक्शन सेंटर की, जो डायरेक्शन डेल वी का होता है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होता है, जो डायरेक्शन डेल वी का होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, ये देख रहे हैं ना आप, ये देखिए ये वाली इक्वेशन है dv/dt, तो जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा। तो मतलब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे कहां होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, हर पॉइंट पे कहां होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। देख रहे ना यहाँ पे फिगर बनाया था, यहाँ पे ये मान लीजिए सर्कुलर मोशन है, ठीक है, बॉल इस तरह से रोटेट कर दी है, तो हमेशा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां होगा, सेंटर की तरफ, हमेशा सेंटर की तरफ। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। तो देख रहे हैं आप, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन जो प्रोजेक्टाइल मोशन था, ये एग्जांपल क्या है, यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, बट ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म का, और ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म का। देख रहे हैं ना आप, यहां पे डायरेक्शन देखिए, ये था, ये डायरेक्शन है, लेकिन यहां पे डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, और यहां पे डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। तो ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, v²/r, और डायरेक्शन हमेशा कहां होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस आपको। चलिए ठीक है, अब बहुत सी बातें और भी हैं, लेकिन वो हम लॉज ऑफ मोशन में समझेंगे। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और हम समझेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर स्पीड क्या होती है, एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर स्पीड क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो। थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो उसको आप वीडियो को थोड़ा बार बार देखिए, मैंने हर चीज़ मैंने इसमें बताने की कोशिश की है, जिससे आपको ज़रूर समझ में आएगा ये। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।